हेलो एवरीबॉडी। आज हम यूपीएससी 2024 का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व किया है। कुछ बेसिक से लॉजिक्स इस वीडियो में हम देखेंगे। ऐसे कौन से फंडे हैं यार जो लोग एक बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर करते जाते हैं। यार स्टैटिक पे देखा जाए तो मोस्टली 35 to 40 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हम अपने नॉलेज पे कर सकते हैं, नॉलेज बेसिस पे कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं वो हम कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं यार, और वही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। ये मेरा ओरिजिनल यूपीएससी का पेपर है। मैंने जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में ये अटैम्प्ट किया है मैं उसी तरह से आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। Statement 2 is there have been military takeovers coups in several countries of Sahel region in the recent past। यार ये पहले तो मैंने साहिल रीजन दैट वाज इन न्यूज़, तो मेरे को पता था यहाँ पे कूज हो रहे थे। इसीलिए मैंने ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट, मेरे को लगा दोनों स्टेटमेंट सही हैं और मैंने करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया। लेकिन अगर जिसको नहीं पता हो यार, मतलब जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ के गया हो जो, तो वो कैसे इस स्टेटमेंट को सही कर सकता है। देयर इज़ इंस्टेबिलिटी एंड वर्जनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। यार बहुत सारी, यहाँ पे उसने इंडिया नहीं लिखा, ठीक है, बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ नहीं लिखी जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। उसने साहिल रीजन का ही क्यों मेंशन किया कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है? और भी तो कंट्रीज़ के बारे में लिख सकता था, बट वो क्यों मेंशन करेगा जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन? ठीक है, उसको क्यों मेंशन करेगा ये? इसका मतलब साहिल रीजन में कुछ तो हो रहा होगा जिस वजह से इंस्टेबिलिटी थी। दैट्स वाई यूपीएससी हैज़ फ्रेम्ड ए क्वेश्चन ऑन दिस साहिल रीजन। ठीक है, तो अगर इंस्टेबिलिटी हम इसको सही कर रहे हैं तो यार मिलिट्री कूज तो ऑब्वियसली उसका एक रीज़न है कि इस वजह से ही इंस्टेबिलिटी और वर्जनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन रही होगी। ठीक है, एंड फाइनली मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो यार, एप्पल्स पहले तो एक बहुत सी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो जिसको कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। हो सकता है यार, ऐसी चीज़ तो है नहीं है एप्पल की जिस पे इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस हो कि हम इसको इंपोर्ट ना कर पाएँ। तो ये डज़ नॉट इंपोर्ट वाला हो सकता है हमारे एग्ज़ाम से पहले कभी किया हो, ठीक है ना, कैसे डिनाई करेंगे उस चीज़ को। तो ये मैंने स्टेटमेंट कट कर दिया, एंड ये स्टेटमेंट फर्स्ट कट हो गया जब, तो देखना भी नहीं है भाई सेकंड स्टेटमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज़, वैसे मैं अगर एनालाइज कर रहे हैं हम तो पूरा करते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड इज़ इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जीएम फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये सही है यार, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स या फिर फूड है उसको विदाउट अप्रूवल नहीं इम्पोर्ट कर सकते हैं। हमें किसका अप्रूवल चाहिए होता है? FSSAI का। ठीक है, नेक्स्ट इज़ विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा consider the following statements। while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, he she shall not preside। he she shall not have the right to speak। यार देखो, अगर वो लोकसभा का मेंबर है यार, why he has not the right to speak? ठीक है, हमने पढ़ा है ना, अगर मेंबर ऑफ लोकसभा ही कैन स्पीक इन लोकसभा, राज्यसभा में भी ही कैन स्पीक, बट ही कांट वोट इन राज्यसभा। जिस हाउस का मेंबर होगा उसी हाउस में वोट कर सकता है, लेकिन बोल तो सब कुछ किसी भी हाउस में सकता है यार। तो ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ये दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो 2 कट करते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ही शी शैल नॉट प्रिजाइड। ठीक है, ये सही है, वो प्रिजाइड नहीं कर सकता, बट ही कैन, सॉरी वोट, ये थर्ड वाला जो था इसने लिखा हुआ है ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है, चेयरमैन नहीं कर सकता है राज्यसभा का, ही कांट वोट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस का है, वो वोट ही नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखी थी कि अगर लोकसभा ने टच कर लिया यार किसी बिल को, उसके बाद वो लैप्स हो गई, ठीक है, तो बिल ऑब्वियसली लैप्स हो गई होगा। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन थी इसकी,
ये आई थिंक सो अगर रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है। आप लोग इसको लक्ष्मीकांत में ईजिली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यार एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क कर दिया है, बट हमें पता है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो ही नीड्स द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट एंड 2 एंड 3, 3 तो करेक्ट होना ही होना है। अब सेकंड को पढ़ते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न्ड सिने टाइम, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। हाँ ये सही है यार स्टेटमेंट, ठीक है। तो द ऑप्शन इज 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ठीक है यार, मेरे को तो इस एक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, न्यूज़ में ये था बट मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इसको मैं किया होगा यार अप्रूव इसने, ठीक है। अगर अप्रूव नहीं किया हो तो फिर क्यों ही पूछता, ठीक है। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही कर दिया। द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। ये देखो यार मैंने सर्कल मार किया हुआ है, यार मेरा बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, जैसा मैंने एग्जाम हॉल में सॉल्व किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा हुआ है। एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। अब पहले तो 2040 लिखा हुआ है, हो सकता है इसकी डेडलाइन 2030 भी हो सकती है, 2050 भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी है गलत होने की डेटा की, ठीक है। और ऊपर से ये बोल रहा है देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन, मतलब सारी ही क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा उस टाइम तक। ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट एंड आवर आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. Again मेरे को इसका नॉलेज नहीं था, बट मैंने इसको बी मार्क करा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा क्वेश्चन ये गलत है, बट हेयर वेरियस ड्यू टू अकॉर्डिंग टू वेरियस आंसर कीज दिस स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 ये मेरे को पता था यार, दैट्स वाई मैंने ये टिक करा हुआ है। तो वेनेजुला के पास तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, ठीक है यार। दो हमारी, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर्स कौन सी होती हैं, जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसमें स्टेट्स को भी कुछ फंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इसने 100% फंडिंग बोला हुआ है, तो यार मेरे को लगा कि हो सकता है एक्चुअली यूपीएससी स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। हम स्लोली करके 2024 का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, 23 करेंगे, 22 करेंगे, 2021 करेंगे। ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं यार एक्चुअली में, और मैंने यही एनालाइज करा हुआ है मैंने क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। यही तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी प्लीज स्कोर बेटर, ठीक है। मेरा खुद का 130+ स्कोर बन रहा है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने इनकरेक्ट कर दिया, मे बी सेक्टर भी हो सकती है और स्पॉन्सर भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता था, बट मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया और मेरा आंसर सही है यार ये।